देश के कानून मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई ऐसा बयान देता किसी भी मजबूत लोकतंत्र में तो उसके ऊपर एक्शन होता, उसको तुरंत अपने जॉब से बर्खास्त किया जाता। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग एंटी नेशनल लोग हैं और इनके ऊपर कौन से उनको धमकाया जा रहा है, मतलब लॉ मिनिस्टर उनको धमका रहा है। इस सरकार को शायद ये आदत पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल वही करेंगे जो सरकार चाहती है, यानी सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे। सरकार की आलोचना करते हैं उनको एंटी नेशनल कहते हैं। सबसे बड़े एंटी नेशनल तो ये हैं जो इस देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़वा रहे हैं। संविधान के आज तो सभ्यता ही खतरे में है। सड़कों पर लिंच मॉब्स को छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लिंच मॉब्स को छोड़ दिया गया है। और इसलिए आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश की जनता खड़ी हो। या हिंदुस्तान के सरकार की कोई नीति गलत है तो उसके खिलाफ आप खुल के बोल सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या सरकार की आलोचना अपने आप में कोई अपराध है? किसी नेता की आलोचना क्या कोई अपराध है? किसी संगठन की आलोचना, किसी नीति की आलोचना क्या कोई अपराध है? और क्या अगर ये अपराध मान लिया जाए तो इस अपराध के लिए जजों को, पूर्व जजों को कसूरवार ठहराया जा सकता है? एक बयान आया है देश के कानून मंत्री का और वो बयान बहुत हिला देने वाला है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ जाता हुआ बयान है और उस बयान के केंद्र में है मशहूर वकील प्रशांत भूषण। आप प्रशांत भूषण को जानते होंगे, पीआईएल की वजह से उन्होंने देश में कई फैसलों को प्रभावित किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 में। आपको भी पता ही होगा कि किरण रिजिजू ने एक स्टेटमेंट दिया एक प्रोग्राम में, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि 3-4 रिटायर्ड जज हैं जो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। ये लोग चाहते हैं कि विपक्षी दल की तरह काम करें। कुछ लोग तो कोर्ट में जाकर निवेदन करते हैं कि इस सरकार की नीतियों को बदला जाए। इस तरह का कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित एजेंसियां एक्शन ले रही हैं और लेंगी। तो क्या अब ये दिन आ गए हैं कि रिटायर्ड जजों के घरों पे छापे पड़ेंगे, उन्हें जेलों में डाला जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, वो दिन आए चाहे ना आए, लेकिन ये दिन तो आ गए हैं कि जहाँ देश के कानून मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई ऐसा बयान देता किसी भी मजबूत लोकतंत्र में तो उसके ऊपर एक्शन होता, उसको तुरंत अपने जॉब से बर्खास्त किया जाता। तो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है। पहली बात तो वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस जज ने क्या कहा है, और दूसरी बात ये कहना कि भाई सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए वो एंटी इंडिया टुकड़े टुकड़े गैंग में हैं वगैरह वगैरह, ये तो बिल्कुल मतलब इसमें कोई ना तो सिर पैर है और एकदम ही इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है। क्योंकि सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना या प्रधानमंत्री की आलोचना करना या किसी की भी आलोचना करना, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी भी लोकतंत्र में जहां हम लोगों को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं जी। और इस तरह का बयान बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर ये बताए कि किस जज ने क्या बोला जिसको वो कह रहे हैं कि एंटी इंडिया, और एंटी इंडिया होना कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान की कोई नीति गलत है या हिंदुस्तान के सरकार की कोई नीति गलत है तो उसके खिलाफ आप खुल के बोल सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। ये लोग जो इन लोगों ने बना लिया है कि भाई एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े वगैरह वगैरह, ये कोई अपराध नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भाई
ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, ये एंटी नेशनल गैंग के मेंबर हैं वगैरह वगैरह, ये सब एक धारणा बनाई गई है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जैसे सेडिशन जो हमारे कानून में था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ये कह के कि भाई सरकार की आलोचना करना, उसमें ये लिखा था, अंग्रेज़ों का कानून था कि सरकार की आलोचना करना सेडिशन का ऑफेंस होगा। इसीलिए जब संविधान बना और लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए और आप सरकार की आलोचना करके सरकार को बदल सकते हैं, ये अधिकार दिए गए, तो ये माना गया कि सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं हो सकता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सेडिशन के अपराध को स्टे कर दिया है। आप कह रहे हैं प्रशांत जी कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि किरण रिजिजू ने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है उसके केंद्र में आप हैं। आपने 18 फरवरी को एक सेमिनार कराया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 6 पूर्व जज थे, लगभग इतने ही एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स थे। उसमें नालसर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर थे, उसमें नेशनल जुडिशरी एकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर थे। तो उसमें ऐसी क्या बात हुई जो बात चुभ गई देश के कानून मंत्री को और वो यहाँ तक चले गए कि सबक सिखाने जैसी बात करने लगे? ये एक प्रोग्राम था न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के दखल पर, तो वो उसी संदर्भ में बात कर रहे थे। इस सेमिनार में हम लोगों ने उसको 3 पार्ट्स में बांटा था जी। पहला पार्ट था कि किस तरह से सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसकी रिकमेंडेशंस को नकार रही है, यानी कि जो कानून बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कोलिजियम तय करेगा और उसके बाद सरकार बस एक बार वापस भेज सकती है नाम, और उसके बाद अगर रीइटरेट किया जाए तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं मान रही और अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन इशू ही नहीं कर रही। तो इसलिए पहला उसका पार्ट ये था कि भाई किस तरह से ये किया जा रहा है, सरकार किस तरह से कोलिजियम के रिकमेंडेशंस को नकार रही है और होने नहीं दे रही अपॉइंटमेंट्स जो उनको अच्छे नहीं लगते, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। दूसरा पार्ट ये था कि भाई कोलिजियम सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और तीसरा पार्ट ये था कि भाई बेस्ट सिस्टम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो अब इतना बिल्कुल डाइवर्स वाइड रेंजिंग सेमिनार जिसमें कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का के सारे पहलू डिस्कस हो रहे हों और डिस्कस करने के लिए हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व जजेस, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस, हाई कोर्ट के जजेस और नेशनल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर, नेशनल लॉ स्कूल्स के डायरेक्टर, ये लोग हों। कायदे से तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए था सरकार को कि इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इतने सीनियर लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं और जो भी रेकमेंड कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उसके बारे में सरकार को सीरियसली लेना चाहिए था, कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल सरकार हो। लेकिन उसको ये कहना कि भाई ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग एंटी नेशनल लोग हैं और इनके ऊपर कौन से उनको धमकाया जा रहा है, मतलब लॉ मिनिस्टर उनको धमका रहा है, पूर्व जजों को। प्रशांत जी, एक और इसका कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस है जो मुझे लगता है। 18 तारीख को एक IAS वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और 19 नवंबर को उनको बना दिया जाता है चुनाव आयुक्त। आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फाइल लाइए, और उसके बाद एक तल्ख टिप्पणी होती है कि बिजली की रफ्तार से आपने ये फाइल कैसे पास की। उसके बाद 2 मार्च को उसी के एक्सटेंशन में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मिलकर करेंगे या सबसे बड़ी पार्टी के नेता। क्या कोई खुन्नस हो सकती है इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पॉलिसी बदलवाने के लिए चले जाते हैं, तो पॉलिसी तो आपने बदलवाई है। देखिए,
इस सरकार को शायद ये आदत पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल वही करेंगे जो सरकार चाहती है, यानी सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो जब उनको ये दिखता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ हाँ में हाँ नहीं मिला रहे और कुछ सरकार के इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, या कोई फैसला दे दिया या ये कह दिया, जैसे इस केस में कह दिया कि भाई अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, इलेक्शन कमिश्नर जिसको चाहो बना दो, बिजली की रफ्तार से एक दिन में बना दो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, किसी को भी उठाकर बना दो, ये अब नहीं चलने वाला। क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये तो हमारा संविधान का मूल ढांचा है, और इस मूल ढांचे को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो यही उन्होंने बोला, और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें सीबीआई डायरेक्टर के बारे में बोली गई कि जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं वो अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वगैरह डिक्लेयर करें, उसके बारे में भी बोली गई। सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट ये कहता रहा है कि जहाँ पर लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, जहाँ कानून बनना चाहिए था संविधान की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और कानून अगर पार्लियामेंट में नहीं बनाया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है सरकार को, और यही किया है। प्रशांत जी, आप तो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया को। क्या ऐसा है जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके आने से सरकार कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो फैसला आया है, या कहें टिप्पणी की है बंद लिफाफे पर कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। राफेल वाले मामले में भी आप थे जिसमें बंद लिफाफा पेश किया गया था। इन सब चीज़ों से सरकार बहुत परेशान हो गई है, वो चाहती है कि कुछ तो उसके मन की बात हो। नहीं, वही मैंने बोला कि इस सरकार को कुछ सालों से ऐसी आदत पड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो चाहेंगे वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो होगा। जब मैंने टिप्पणी करी थी जी कि जब इस देश के लोकतंत्र के पतन का इतिहास लिखा जाएगा तब ये देखा जाएगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बचाने की कोई कवायद नहीं करी, और पिछले 4 चीफ जस्टिस का रोल देखा जाएगा। उस समय जब मैंने ये टिप्पणी करी थी तो उस समय तो ये हालत थी कि कोई भी इम्पोर्टेंट केस में सरकार के खिलाफ, कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में सरकार के खिलाफ कोई फैसला आ ही नहीं रहा था। तो सरकार को ये आदत पड़ गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो हमारा ही एक अंग है, जो हम चाहेंगे वो करेगा। अगर हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, फैसला दे दिया, जो हम चाहते हैं उसके खिलाफ फैसला दे दिया, तो इसके मतलब ये लोग एंटी नेशनल हैं, इसके मतलब ये लोकतंत्र को नहीं मानते। मतलब उनको ऐसी आदत पड़ गई है, जबकि उच्चतम और उच्च न्यायालय का रोल ये है कि संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और ये सब रक्षा जो है सरकार से करी जाती है, बिकॉज सरकार ही मौलिक अधिकारों का हनन करती है जी। सरकार ही लोकतंत्र पर कई बार प्रहार करती है, सरकार ही संविधान के विरुद्ध कई बार काम करती है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को अपना जो दायित्व है वो निभाना है, तो कई बार सरकार के खिलाफ फैसला देना होगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। सर, कई दिनों से, बल्कि हफ्ते से ज़्यादा हो गया, संसद ठप पड़ी हुई है जेपीसी की मांग को लेकर, अडानी के मुद्दे पर, और बल्कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से जेपीसी की डिमांड को ही हटा दिया गया। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसके हिस्से को ही एक्सपंज कर दिया गया। तो क्या कोई न्यायपालिका के रास्ते कोई गुंजाइश बनती है जब बड़े मुद्दों को वहाँ उठाया जा सकता है और उस पर कोई उम्मीद की जाए कि कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मामले हैं? देखिए, जो आज हो रहा है ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है।
ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार ही पार्लियामेंट को स्टॉल कर रही है, चलने नहीं दे रही है, और ये कहकर चलने नहीं दे रही है हम नहीं चलने देंगे कि एक विपक्ष का लीडर माफ़ी मांगे कि उसने विदेश में जाकर कुछ कह दिया। पहली बात तो कोई उन्होंने आपत्तिजनक बात नहीं बोली, और अगर ये बोला कि भाई हिंदुस्तान में आज लोकतंत्र खतरे में है, तो ये तो इसी से प्रूव हो रहा है कि जब सरकार ही पार्लियामेंट को ही नहीं चलने दे रही, विपक्ष को बोलने नहीं दे रही, अडानी के मामले पर कोई डिस्कशन नहीं होने दे रही, अडानी के नाम को रिकॉर्ड से ही एक्सपंज कर दिया जा रहा है, तो जाहिर है कि लोकतंत्र खतरे में है। इससे ज़्यादा खतरा क्या हो सकता है कि जहां पार्लियामेंट में भी कोई डिस्कशन ना हो पाए अडानी के ऊपर। इसी से जुड़ी एक और बात, मुझे शायद उस केस में भी आप हैं, जब धर्म संसद का मामला उठा और वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई, मुसलमानों को मारने काटने मिटाने की बात हुई, और उन पर एफआईआर तक उनमें से ज़्यादातर पर दर्ज नहीं हुई। वो देहरादून में हुआ, वो दिल्ली में हुआ, वो हरिद्वार में हुआ, वो छत्तीसगढ़ में हुआ। दूसरी तरफ इसी देश के एक मंत्री जो इत्तफाकन आईएनबी मिनिस्टर हैं, एक सांसद हैं, वो देश के गद्दारों को जूते मारो जैसे नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एक आम आदमी अगर नफ़रत की ही बात करें तो वो कैसे उम्मीद करे कि नफ़रत को मानने के पैमाने एक होंगे? ये देखिए, इसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा दायित्व है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कानून के राज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कि जो लोग सीधा सीधा नफ़रत और हिंसा फैला रहे हैं और उसकी कवायद कर रहे हैं, नफ़रत और हिंसा की, उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज करी जाती, और जो लोग सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार हैं, लड़कियां हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, कानून के राज का हनन हो रहा हो, वहाँ पर न्यायपालिका का बहुत अहम रोल होना चाहिए, और इसमें न्यायपालिका को स्टेप इन करने की ज़रूरत है। ये कहने के लिए कि भाई ये जो पुलिस इस तरह से एफआईआर तक नहीं रजिस्टर कर रही, उनको बर्खास्त करिए, इनको सस्पेंड करिए, इन पुलिस ऑफिसर्स को, और अगर उसके पीछे मंत्री लोग हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ ये दर्ज करिए कानून के जो कानूनी मुकदमे हैं, क्योंकि ये तो ऑफेंसेस हैं। नफ़रत फैलाना, हिंसा फैलाना, ये सब ऑफेंसेस हैं। उन लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली आम आदमी कहाँ जाए? अगर सरकार दिन दहाड़े कानून का हनन करने लगे और नफ़रत फैलाने लगे, हिंसा फैलाने लगे सरकारी लोग, तो फिर लोगों के पास तो यही एक ऑप्शन है ना, या तो लोग सड़कों पर हिंसा के पर उतर आएँ, और या फिर न्यायपालिका में जाएं और न्यायपालिका के सामने गुहार लगाएं। और न्यायपालिका को खुद भी ये देखना चाहिए कि जो आज इस देश में हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि उनको और प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो अगर थोड़ा सा भी कुछ सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये लोग, मंत्री लोग, चीखने लगते हैं कि भाई ये तो जजेस एंटी नेशनल हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। प्रशांत जी, कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से आते हैं। इसका एक क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म ये है, और उसी की आड़ सरकार लेती है, बहुत सारे आइडियोलॉग्स लेते हैं कि कॉलेजियम में या पूरे जुडिशियल सिस्टम में ही डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें दलित नहीं है, उसमें ओबीसी की बहुत न्यूनतम भागीदारी है, आदिवासी तो है ही नहीं, तो इसलिए ये बायस्ड तरीके से काम करता है, एंसेस्ट्रल तरीके से काम करता है। सरकार उसी की आड़ लेती है कि इसमें हम डाइवर्सिटी चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार नियुक्तियों में अपनी भागीदारी निभाए। क्या तरीका हो कि डाइवर्सिटी भी हो और जुडिशियल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी और उसकी स्वायत्तता भी बची रहे? देखिए, हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि सरकार
की नियुक्तियां तो बिल्कुल ही गलत थीं कि सरकार जजों को नियुक्त करे। उससे थोड़ा बेहतर हुआ कि कॉलेजियम ने नियुक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन ये भी कोई बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है। इसमें भी आर्बिट्ररी तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, इसमें भी भाई भतीजावाद हो जाता है, इसमें भी सब चीज़ें देखी नहीं जाती। हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, वो नहीं जो पहले बनाया गया था जिसमें एक्स ऑफिशियो लोग थे कि कुछ जज हों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बल्कि एक फुल टाइम बॉडी जो बिल्कुल सरकार से इंडिपेंडेंट हो, वो जजों का सिलेक्शन करे और वो एक पहले क्राइटेरिया बनाए कि भाई क्या चीज़ें देखेंगे जजों के नियुक्ति में, किस तरह से देखेंगे, प्रॉपर एप्लीकेशंस मंगाई जाएं, प्रॉपर उसमें पारदर्शिता हो उस पूरे प्रोसेस में, और उस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाए। और यही चीज़ हम लोग इस सेमिनार में डिस्कस कर रहे थे कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए और बेस्ट सिस्टम क्या होगा। अब ये भी डिस्कस करने में सरकार को आपत्ति हो जाती है। वो तो ये कहते हैं कि बस हम मालिक हैं, हमको लोगों ने चुना है और हम जो चाहें कर सकते हैं। ऐसी धारणा इन लोगों की बन गई है। सर, हिंदू राष्ट्र की बहुत बात हो रही है और अब तो खुलेआम होने लगी है कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म है। कई चीफ मिनिस्टर इसकी बात करने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में जाकर कहा कि हमने तो 600 मदरसों को गिरा दिया है और मेरा बूता चले तो हम सारे ही गिरा दें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ख़ास समुदाय को टारगेट करने को लेकर अगर हम कार्यपालिका को इतना ही जवाबदेह मान रहे हैं और सरकार मानती है कि उस पर किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए उसके फैसलों पर, तो जिस तरफ देश को ले जाने की कोशिश हो रही है उसका काउंटर नैरेटिव क्या हो, कैसे इन लोगों को पकड़ा जाए, कैसे जुडिशियल सिस्टम के ज़रिए इसको रोका जाए और एक नागरिक के तौर पर, सिविल सोसाइटी के तौर पर हमारी क्या भागीदारी हो, इस पर कैसे सोचते हैं आप? ये देखिए, जो हो रहा है इस देश में ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, हर तरह से गलत है, संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। ये लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं उनको एंटी नेशनल कहते हैं। सबसे बड़े एंटी नेशनल तो ये हैं जो इस देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़वा रहे हैं, जो इस देश के नागरिकों के खिलाफ नफ़रत फैला रहे हैं, जो इस देश के लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। इससे बड़ा एंटी नेशनल कौन हो सकता है? ये लोग तो इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं एंड देयरफॉर इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये बताना होगा, मतलब इसमें नागरिकों को खड़ा होने की ज़रूरत है। सिटीजन्स जर्नलिस्ट, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई इस देश की डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है और इससे कितने फ़ायदे हुए हैं। और वो पूरा नैरेटिव ये जो सरकार फैला रही है कि भाई मुसलमान बड़े ख़राब होते हैं, इन्होंने ये कर दिया, मतलब उनके झूठ को तो आप बर्स्ट करिए ही, लेकिन सच को सामने लाइए और इस देश की डाइवर्सिटी के जो फ़ायदे हैं उसको सामने लाइए। और ये जो लोग बिल्कुल गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम कर रहे हैं हिंसा और नफ़रत भड़काने की, इनको जवाबदेह ठहराना भी बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ आज के कानून में केसेस दर्ज होने चाहिए, लोगों को परस्यू करना चाहिए, अदालत में परस्यू करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट्स के सामने परस्यू करना चाहिए कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, इन लोगों को गिरफ्तार करिए। सर, दो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, सिटीजन और जर्नलिस्ट। आपको क्या लगता है कि जो आज जर्नलिज्म है या जो जर्नलिज्म के संस्थान हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो इसको बर्स्ट करने की स्थिति में है? एटलीस्ट क्या उनकी नीयत भी है, वो करना भी चाहते हैं, तो उसका भी एक अपना ख़तरा है। तो वो मुझे तो लगता है कि मीडिया अपने आप में ही भारत के लिए नासूर बन गया है, जो आज का मीडिया है। हाँ, नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो आज का मेन स्ट्रीम मीडिया है
खासकर टेलीविज़न मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो आज बिल्कुल दिन रात वही काम कर रहा है जो भाजपा करवाना चाहती है, यानी कि नफ़रत फैलाओ, हिंसा भड़काओ, वही काम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा मीडिया भी है जो इंटरनेट पर है, जो सोशल मीडिया है, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। इन लोगों ने एक भाजपा का आईटी सेल बना लिया है जिसमें झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। हम लोगों को, जैसे योगेन जी कहते हैं, एक ट्रुथ आर्मी बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम सच फैलाएं और भाईचारा फैलाएं। सर, बहुत कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो एक जुडिशियल पर्सनालिटी के तौर पर आपको वाकई लगता है कि संविधान खतरे में है, या संविधान के भीतर से ही संविधान को बचाने का रास्ता निकलेगा और संविधान पर कोई खतरा ही नहीं है असल में? संविधान क्या, आज तो सभ्यता ही खतरे में है। आज तो हम देख रहे हैं कि संविधान पर तो लगातार हमले हो रहे हैं, कानून के राज पर लगातार हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, और सरकार की तरफ से, सरकार या सरकारी तंत्र की तरफ से हमले हो रहे हैं। और सारे जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पुलिस, और ये सब, इन सब को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, उनकी स्वतंत्रता ख़त्म कर ली है। लेकिन साथ में सभ्यता ही खतरे में है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर हिंसा फैलाई जा रही है, सड़कों पर लिंच मॉब्स को छोड़ दिया गया है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लिंच मॉब्स को छोड़ दिया गया है, जो कि डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ फैलाते हैं। तो सभ्यता ही खतरे में है, और सभ्यता उन्हीं से खतरे में है जो आज सत्ता में बैठे हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि जब सरकार और सरकारी सिस्टम खुलेआम डंके की चोट पर देश के न्यायिक सिस्टम के सबसे बड़े लोगों को सबक सिखाने की बात कर रही है, उनको एंटी इंडिया बता रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है, तो उसमें हमारी तरह के या और भी लोग, जो पत्रकार हैं, जो नागरिक हैं, जो वकील हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, वो कितने दिनों तक बचेंगे? ये देखिए, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि सिविल सोसाइटी कितनी एक्टिव होती है। ये एक समय है जो बहुत क्रिटिकल समय है इस देश के इतिहास में, जहाँ सचमुच सब कुछ खतरे में है, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, सभ्यता, सब दांव पर लगी है। और इसलिए आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश की जनता खड़ी हो। जो भी लोग आज वैल्यू करते हैं, कुछ भी सभ्यता को वैल्यू करते हैं, कुछ भी सिविलाइज्ड वैल्यूज़ को वैल्यू करते हैं, उनको खड़े होने की ज़रूरत है। और अगर काफ़ी लोग खड़े हो गए, जैसा कि कुछ कुछ उसके आसार दिख रहे हैं, तब फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस भी खड़े होने लगते हैं। असल में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, अगर उनको लगता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन भी उनके खिलाफ है। तो इसलिए जब पब्लिक खड़ी हो जाती है तो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। एक और सवाल सर, जो बड़ा ज़रूरी है, कि ऐसी सूरत में विपक्ष का रोल कितना बड़ा हो जाता है, और क्या मौजूदा विपक्ष से आप कोई उम्मीद देखते हैं कि वो इस माहौल के ख़िलाफ़ कोई काउंटर नैरेटिव बुन पाएगा, जनता को गोलबंद कर पाएगा? देखिए, नॉर्मली तो विपक्ष का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन आज तो इस सरकार ने सारे तंत्र को यूज़ करके, ईडी, सीबीआई, एनआईए, पुलिस, सबको यूज़ करके विपक्ष को डरा रखा है, बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो इसलिए अब विपक्ष को एक रोबस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट की भी ज़रूरत है। विपक्ष अनफॉर्चुनेटली कमज़ोर हो गया है, लेकिन विपक्ष का रोल तो बहुत अहम होता ही है, और विपक्ष को वो करना चाहिए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से कमज़ोर दिख रहा है।
तो कुल मिलाकर जनता को ही बदलाव के लिए तैयार होना होगा, लोगों को तैयार करना होगा, आपस में संवाद स्थापित करना होगा, मिलना जुलना होगा। हम सब उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हम एक बदला हुआ भारत, एक बदली हुई दुनिया देखेंगे। अपने लिए नहीं सही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम हम साफ हवा, एक अच्छा माहौल छोड़ने की कोशिश करें। प्रशांत जी, आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।